तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के नाम से सुप्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के सच्चे सपूत एवं भारतीय सिविल सेवा में भी कार्यरत एवं बाद में आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार के मुखिया सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन चरित्र एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को लेकर आज प्रस्तुत हैं ऑडियो आर्टिकल के रूप में, जिसमें हम जानेंगे उनके विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के बारे में एवं उनके जीवन यात्राओं के बारे में, हिटलर से उनके संपर्क के बारे में भी इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मानव जीवन का एक विशेष लक्ष्य या उद्देश्य होता है। इसी के लिए हम सब इस संसार में आए हुए हैं। लोगों की धारणा इस विषय में कुछ भी रहे, पर मैंने निश्चय कर ही लिया है कि मैं जीवन की प्रचलित विचारधारा में बिल्कुल नहीं बहूँगा। मैं अपनी सूक्ष्म अंतरात्मा में यह अनुभव करता हूँ कि इस संसार में मुझे दुख मिले या निराशा, मैं मनुष्यत्व को सार्थक बनाने हेतु सदैव संघर्षशील रहूँगा। मेरे जीवन की समूची शिक्षा और अनुभव ने यह सत्य सिद्धांत दिया है कि पराधीन जाति का तब तक सब कुछ व्यर्थ है जब तक उसका उपयोग स्वाधीनता की सिद्धि में न किया जाए। ऐसे उद्गार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के थे, जिन्होंने राष्ट्र सेवा का महान संकल्प लिया था। जीवन एवं शिक्षा, दबंग व्यक्तित्व के धनी भारत भूमि के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक नामक स्थान में एक संपन्न सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस मूलतः 24 परगना पश्चिम बंगाल के निवासी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यूरोपीय स्कूल में पूर्ण हुई। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे ICS यानी उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सम्मिलित होने विलायत यानी लंदन गए। ICS में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान का गौरव प्राप्त करने वाले सुभाष जी विलायत में इंडियन मजलिस के साप्ताहिक अधिवेशन में नियमित जाया करते थे। वहां पर वे भारतीय क्रांतिकारियों के देशभक्तिपूर्ण विचारों को सुना करते थे। सरोजनी नायडू, लोकमान्य तिलक के क्रांतिकारी विचारों को उन्होंने आत्मसात किया। उन्होंने गौर से उसको सुनने का और जीवन में गुणने का भी प्रयास किया। उसके बाद के संघर्षों में देखते हैं कि उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर बनने तथा अंग्रेज सरकार की सेवा करने की बजाय मातृभूमि का सेवा करने का संकल्प लिया। यद्यपि वे भारतीय सिविल सेवा में बतौर चतुर्थ रैंक प्राप्त किया था। बाल्यावस्था में सुभाष बोस के आदर्श थे स्वामी विवेकानंद, यतेंद्र दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। राजनीति में पदार्पण। विलायत से लौटने के बाद सुभाष जी 17 जुलाई 1921 ईस्वी को बंबई में महात्मा गांधी से मिले। देश की आज़ादी का जुनून उन पर इस कदर चढ़ा कि उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार कर डाला। इस एवज में उन्होंने 10 माह के कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। अपने क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान वे 1924 में दूसरी बार 2 वर्ष के लिए मंडला जेल भेजे गए। जेल से छुटते ही उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से, विशेषकर देशबंधु चित्तरंजन दास, यतेंद्र दास से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर क्रांतिकारियों के आंदोलनों को सक्रिय गति दी। कैदियों को राजनीतिक बंदियों का अधिकार देने के लिए ऐतिहासिक अनशन में यतेंद्र दास की मृत्यु हो गई। तब नेताजी ने शुद्ध होकर उनके शव के साथ लाहौर से कलकत्ता तक की यात्रा की। इस विद्रोही तेवर की वजह से उन्हें अब तक 11वीं बार जेल की हवा खानी पड़ी। सन 1934 में कांग्रेस द्वारा निष्कासित किए जाने पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अंग्रेजों ने नेताजी को कलकत्ता के पैतृक निवास में नज़रबंद कर दिया। 1940 की मध्य रात्रि में वे मौलाना का वेश बनाकर भाग निकले। वहां से वे पेशावर निकले। सुनियोजित योजना के तहत अपने क्रांतिकारी साथियों से मिले। विदेश यात्रा। पेशावर से अफगानिस्तान के पहाड़ी रास्तों से होते हुए वे आधी रात को पिस्कन से मायना गांव पहुंचे। पहाड़ी कबीली रास्तों की थकान, पैरों में पड़े छाले, सुन्न कर देने वाली हवा के थपेड़ों से होते हुए
काबुल जा पहुँचे। वहाँ से वे मास्को फिर बर्लिन जा पहुँचे। 8 जनवरी 1943 को वे जर्मन पनडुब्बी से जापान जा पहुँचे। वहाँ से 90 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर वे मनीला, ताइपेई, हमासत्सु होते हुए टोक्यो जा पहुँचे। वहाँ वे जापानी प्रधानमंत्री तोजो से जा मिले। नेताजी ने जापान में आज़ाद हिंद फौज का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बनाया। अंग्रेजों द्वारा जापानी सेना के जापान द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ने उन्हें उत्साहित किया। अंग्रेजों द्वारा जापानी सेना के सामने आत्मसमर्पण ने उनके आज़ादी के प्रयत्न को और मजबूत किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन नवंबर 1941 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के बाद से नेताजी ने आज़ादी के लिए अपने प्रयासों को और अधिक सक्रिय कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को 8 जुलाई 1940 में सिंगापुर में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हमारी यह सेना हिंदुस्तान को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करेगी। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, अब दिल्ली चलो, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत माता की जय हो। यह नारा गूंज उठा। 8 जुलाई 1940 को स्वतंत्रता के इस अभियान के लिए 3 लाख करोड़ डॉलर की आवश्यकता थी। नेताजी की अपील पर एक हबीबुर रहमान नामक मुसलमान व्यापारी ने 1 करोड़ की संपत्ति दे दी। सिंगापुर में नेताजी के तुलादान में भारतवासियों ने बढ़ चढ़कर दान दिया। 21 अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद फौज के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिनमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन को कैप्टन बनाया गया। फौज के इस आज़ादी अभियान में नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनसे इस पवित्र यज्ञ में आशीर्वाद मांगा। मगर अफसोस के साथ इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है कि गांधी और नेहरू से नेताजी को कोई सहयोग नहीं मिल पाया। 12 अगस्त 1945 को जापान के युद्ध में पराजय की घटना ने नेताजी को निराश कर दिया, किंतु हमारा भारतवर्ष 50,000 सेनानियों के इस महान सिपाही सेनानायक को हमेशा याद करता रहेगा। 21 अगस्त 1945 में दिल्ली रेडियो ने नेताजी की मृत्यु की खबर सुनाई कि उनका विमान फरामोसा द्वीप के ताइहोक नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हिटलर और मुसोलिनी से भी देश की स्वतंत्रता के लिए मिलने वाले इस महान सिपाही को याद करते हुए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। एक दिलचस्प बात यह है कि जब हिटलर ने अपने हमशक्लों को भेजा सुभाष चंद्र बोस से मिलने के लिए, तो सुभाष जी स्वयं पहचान गए कि असली हिटलर ये नहीं है, और इस प्रकार उनका जो भी बातचीत हुआ वो भारत की स्वाधीनता में उनके राह और अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। और इसी कारण से भारतीय स्वाधीनता एवं कांग्रेस के नेताओं में उनके मतभेद जरूर रहे। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष की चुनाव थी, तो जिसमें महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस जी ने मात दे दी, चुनाव में जीत हासिल की। और इस प्रकार से इसमें गांधी जी ने स्वयं यह घोषणा की थी कि सीतारमैया की हार जो है मेरी हार है। तो इस प्रकार देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका महात्मा गांधी में जो आस्था है वह कम नहीं हुई। बाद में मतभेदों के कारण से उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अपनी एक नई पहचान बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, बाद में आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, और उसके प्रथम यानी गुलाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यरत किया। यद्यपि उनके मृत्यु के बारे में अभी भी कई प्रकार की जो रहस्यमयी बातें आती रहती है, लेकिन इस महान स्वतंत्रता सेनानी भारत माता के सच्चे सपूत ने भारत राष्ट्र के लिए जितना कुछ किया वह सदा अवर्णनीय है, और हमेशा वे श्रद्धा से याद किए जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।